तो बात करेंगे सितंबर का जो महीना आने वाला है आप लोगों के लिए, ये किस प्रकार से बीत सकता है, कौन-कौन से आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए सितंबर के महीने के लिए और आपके करियर पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर इस महीने के गोचर का कैसा असर पड़ेगा। तो आपका मिथुन लगन अगर है, तो मिथुन लगन का चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा अगर हम सितंबर का गोचर अप्लाई करते हैं आपके चार्ट के हिसाब से। तो यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचरीय स्थितियों की जहां तक बात है, सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर होगा सिंह राशि में 4 सितंबर से और उसके बाद वो 23 सितंबर से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 18 सितंबर तक कन्या राशि में होगा और उसके बाद ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर मिथुन राशि में, गुरु का वृषभ राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा जहां वो अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का गोचर होगा सिंह राशि में जहां वो 1 तारीख को हमें सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। फिलहाल राहु और केतु के गोचर में कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे थे, वहीं अभी केतु भी कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में अब इस गोचरीय स्थिति का कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपके लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध आपकी कुंडली में 4th लॉर्ड भी हैं। बुध की स्थिति आपके तीसरे भाव में रहेगी जहां वो सिंह राशि में रहेंगे और सूर्य के साथ इनका युति भी रहेगा। तो मेनली ये जो मंथ है आपका, उसमें आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल जो आपका पावर है उसको भी यूज करिएगा और इस मंथ में मेनली आपके कम्युनिकेशन और जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है आपके कैरियर पर्पज़ की वजह से या आपको किसी अपने इम्पोर्टेंट काम की वजह से कुछ बहुत सारे शॉर्ट ट्रेवल्स इस मंथ में करने पड़ सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई एक अच्छे पत्रकार हैं या एंकर हैं या किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस मंथ में बेहद अच्छी सफलता मिलेगी। अब तीसरे भाव में बुध चले गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, आपके माइंड को एक्टिव रखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या किसी एग्जाम की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ बुध आपको उस मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और सूर्य और बुध का जब भी साथ होता है तो सूर्य एक अच्छा प्रभाव डालते हैं बुध पर। अब यहाँ सूर्य के घर में ही बुध रहेंगे जहाँ निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने, कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ एनालिसिस करने में ज़्यादा मदद मिल सकेगी। अब यहाँ से बुध एस्पेक्ट करेंगे आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब बुध एस्पेक्ट करेंगे सूर्य के साथ स्थित होकर, तो आपको उच्च शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आप अपनी उच्च शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन इस मंथ में ले सकेंगे। इसके साथ साथ आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है अपने किसी पर्सनल पर्पज के लिए। इसके अलावा ऐसा बुध कहीं ना कहीं 3rd हाउस को ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ क्योंकि बुध है वो 4th लॉर्ड भी है, 4th लॉर्ड होते हुए ऐसी स्थिति में बुध आपको आपके घरेलू कार्यों में भी बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे और आप अपने घरेलू निर्णयों को भी बहुत ही अच्छे से ले सकेंगे सोच समझकर। इसके बाद यहाँ पर जो बुध की स्थिति बन रही है, बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। 23 सितंबर से इनका राशि परिवर्तन होगा और ये कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में ये और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पर हालांकि केतु स्थित हैं, लेकिन बुध यहाँ अपने मूल त्रिकोण राशि अपनी कन्या राशि में स्थित होंगे, इसलिए बुध यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे गोचर में यहाँ प्रवेश करते ही। तो ये आपके लिए घरेलू कार्यों पर ज्यादा फोकस करने का समय है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग करनी है, कोई घरेलू कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम करना है। अब यहाँ क्योंकि जो बुध है वो लग्नेश है, लग्नेश होते हुए आप अपने फैमिली के कार्यों पर अपना पूरा प्रभाव रखेंगे इस समय। और कैरियर के मामले में भी यहाँ बुध आपको कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्योंकि राहु की दृष्टि आपके बुध पर रहेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 2nd लॉर्ड है। चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको 3rd हाउस में देखने को मिलेंगे। 3rd हाउस में इनकी स्थिति है तो निश्चित रूप से ही आपको कोई शॉर्ट ट्रेवल करना पड़ सकता है अपने फैमिली के कार्यों के लिए इस मंथ के स्टार्टिंग में ही। और जो भी आप यात्रा करेंगे उससे कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त करेंगे और उस यात्रा से कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त करेंगे और उससे कुछ सीखने की आप कोशिश कर सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ होना बेहद अच्छा है आप लोगों के लिए, आपको क्रिएटिव स्किल्स में मदद करेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा फील्ड है जिसमें आप ज़्यादातर कुछ लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, ऐसे मामलों में यहाँ पर चंद्रमा आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे 4th हाउस में जहां वो केतु के साथ स्थित रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, तो लगभग ये 3 तारीख के बाद की स्थिति बनेगी, 4, 5 या 6 तारीख के आसपास की स्थिति है। तो उस समय अपने घरेलू कार्यों को लेकर आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है तो निश्चित रूप से आप थोड़ा भ्रमित भी हो सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे जहां पर आपके लिए स्थिति बहुत ही अच्छी बनेगी क्योंकि चंद्रमा आपके 2nd लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं।
तो ये स्थिति लगभग आपको 6-7 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। ये समय आपके लिए आर्थिक लाभ का रहेगा, संतान के साथ अच्छी अटैचमेंट रहेगी, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। हालाँकि आप थोड़ा अपने डिसीज़न लेने में इमोशनल ज़रूर होंगे, लेकिन निश्चित ही ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपको बहुत बेहतर फ़ील करवाएगा। उसके बाद चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएँगे, आपके 6th हाउस में चले जाएँगे। 6th हाउस में लगभग ये इनकी स्थिति आपको 8-9 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। उस समय थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ सकता है आपके ऊपर, या अपने काम की वजह से आपको थोड़ा-सा मेंटल जो परेशानी है वो आ सकती है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य अपने ही घर में रहेंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में इनका गोचर 16 सितंबर तक है और यहाँ बुध साथ रहने वाले हैं। बुध यहाँ 4 सितंबर से प्रवेश कर जाएंगे और 16 सितंबर तक लगभग यहाँ बुध और सूर्य का साथ रहेगा। उसके बाद क्योंकि बुध है वो 23 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या में आएंगे। तो यहाँ पे जो स्थिति है सूर्य की, अब सूर्य आपके लिए 16 सितंबर तक बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं, जहाँ आप कितना भी हार्डवर्क, कितने भी मेहनत कर सकते हैं। आप अपनी खुद की क्षमताओं को जानने पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ क्रिएटिविटी या कोई ऐसी स्किल भी इस समय डेवलप कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहने का है, खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने, खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का समय रहेगा आप लोगों के लिए। तो सूर्य का यहाँ पर आपको साथ मिल रहा है, 3rd हाउस में सूर्य हैं, तो निश्चित ही आपको बहुत सारे काम करने में मदद मिल सकेगी। ये ऐसा सूर्य आपके मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। उसके बाद यहाँ सूर्य का दृष्टि है आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस के कार्यों में भी जो आपको रुकावट देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं वहां भी आप काफी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ शनि वक्री स्थिति में है, इसलिए आपको शनि उतना ज्यादा व्यवधान नहीं देंगे। पिता के साथ थोड़ी सी अनबन रह सकती है इस मंथ में। उसके बाद सूर्य आपके 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ लगभग हम ये देख सकते हैं कि सूर्य का जो गोचर होगा उसके बाद यहाँ पे शुक्र नहीं रहेंगे, शुक्र यहाँ से आगे निकल जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य के आने की वजह से निश्चित ही आप अपने घरेलू कार्यों के लिए या घरेलू पर्पज के लिए कोई एक अच्छी यात्रा करेंगे, कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई छोटी दूरी की यात्रा, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आपको अपने घर के कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने में मदद मिल सकेगी। लेकिन माता पिता से थोड़ी अनबन होने के यहाँ चांसेस रहेंगे। अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं अपने करियर वगैरह को लेकर, तो यहाँ सूर्य का आना आपको ज़्यादा अच्छा लाभ दे सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है केतु के साथ सूर्य के होने की वजह से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो स्थिति बन के आ रही है वो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है, आपको मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान कर सकती है। तो यहाँ सूर्य का आना उतना ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा आप लोगों के लिए। 3rd हाउस में जब तक सूर्य है तब तक आपको सूर्य बहुत बेहतरीन परिणाम यहाँ देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपके 5वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर आपके 4th हाउस में रहेगा, जहां वो कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि में ये 18 सितंबर तक अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। शुक्र का यहाँ होना आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। केतु के साथ हैं तो निश्चित ही अपने पार्टनर के साथ आपकी अनबन रह सकती है। आपको उतना ज़्यादा लग्जरी चीज़ों या भौतिक चीज़ों की तरफ रुझान नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर जाएंगे, घर से दूर की यात्रा करेंगे। अपने कैरियर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका इस मंथ में फोकस रहना चाहिए। शुक्र का यहाँ आना आपके घरेलू संबंधों को भी थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। उसके बाद शुक्र अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 18 सितंबर से। 18 सितंबर से इनकी ये स्थिति आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। आपको सबसे ज़्यादा एक तो क्रिएटिविटी में मदद मिलेगी, क्योंकि ये अपने घर में जा रहे हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। आपको संतान के साथ भी अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे और आपको धन से संबंधित फायदा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं स्टडी पर्पज के लिए और अन्य किसी भी काम के लिए, तो आपकी निश्चित रूप से यहाँ शुक्र सहायता करेंगे। शुक्र का दृष्टि यहाँ से आपके लाभ स्थान पर रहेगा, जहाँ आपके धन को, आपकी इनकम को बढ़ाने का शुक्र काम करेंगे और आपको एक अच्छी पॉपुलैरिटी देने का शुक्र काम करेंगे। ऐसा शुक्र आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा। आपको अपनी क्षमताओं की वजह से या आपको अपनी खुद की जो काबिलियत है उसकी वजह से जाना जा सकता है। तो शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए तुला राशि में जब शुक्र रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंगल के बारे में। मंगल आपके 6ठे भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों घरों के स्वामी होकर मंगल का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो मंगल लगन में गोचर करे। लगन का जो मंगल का गोचर रहेगा ये आपको थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बनाता है। अब ये 6ठे भाव के स्वामी होने की वजह से आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या अगर झेल रहे हैं, जैसे कि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपको आपके कलीग्स परेशान कर रहे हैं या आपके बॉस परेशान कर रहे हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उस मामले में आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे।
आप बहुत कठोर फैसले लेंगे और उन फैसलों पर अडिग रहेंगे। तो यहाँ मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। मंगल का ये स्थिति कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा डोमेस्टिक मामलों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने घर परिवार के सदस्यों, अपने जीवन साथी के साथ भी कभी-कभी कोई बात पर विवाद देखने को मिल सकता है या थोड़ी अनबन आपकी रह सकती है। मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे दृष्टि है तो कोई भी घरेलू मामले में आप थोड़ा विवाद देख सकेंगे। मानसिक रूप से थोड़ा-सा आप अस्थिर रहेंगे, तो अपनी वाणी पे भी थोड़ा-सा फोकस करिएगा। आपकी वाणी से किसी की भावनाएँ आहत ना हो। मंगल का दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगा, जहां पर जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ी बहुत अनबन होने की संभावना है। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी या काम करने की आपकी प्रवृत्ति होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, तो इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी होगी। मंगल का फिर यहाँ पर दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगा। 8वें भाव पे मंगल का दृष्टि आपके लिए बेहद अच्छा काम करेगा, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से निश्चित रूप से ही यहाँ पर मंगल आपको कुछ आर्थिक लाभ दे सकते हैं, संपत्ति का लाभ दे सकते हैं, या आप कोई रिसर्च पर्पज़ या ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मंगल सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप करियर में या किसी भी काम को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे निश्चित ही मंगल का एक अच्छा प्रभाव और एक अच्छी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके 7वें भाव और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में इनका गोचर है तो आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, अपने किसी आध्यात्म से जुड़े हुए पर्पज़ के लिए या जीवन साथी से रिलेटेड किसी काम के लिए विदेश जा सकते हैं। इस समय अगर आपका बिजनेस है तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहेगा। अगर आप विदेश में सेटल हैं, अगर आपको विदेश से कोई इनकम आती है तो आपको बेहद लाभ होगा। यहाँ गुरु का होना आपके रिलेशनशिप को थोड़ा-सा बिगाड़ने का काम करेगा कभी-कभी। इसके साथ-साथ आपका जो मनी फ्लो है वो हालाँकि अच्छा रहेगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएँगे। यहाँ गुरु का होना आपके घर परिवार के कार्यों के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा करवा सकता है। गुरु हालाँकि आपको यहाँ पर डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे, और कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं अपने आप को या बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप एक बेहतर निर्णय लेके अपनी लाइफ को बदल सकेंगे और आप खराब परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ गुरु का होना कहीं न कहीं आपको लोन वगैरह लेने या आपको आर्थिक रूप से कोई ऐसा काम करवा सकता है जिसमें थोड़ा रिस्क हो। इसके बाद गुरु यहाँ से आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8वें भाव को गुरु द्वारा एस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। हालाँकि ये इनका नीच का ग्रह है, लेकिन फिर भी यहाँ गुरु आपको रिसर्च में, अकल्ट में काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद ये गुरु कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने स्टडी पर्पज़ से विदेश में सेटल हैं तो आपको फ़ायदा होने के पूरे चांसेस बनेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो भी लोग अपने करियर पर्पज़ से या अपने किसी भी अर्निंग्स के पर्पज़ से विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस हैं। अगर आप अपने किसी बिज़नेस पर्पज़ से या अपने करियर पर्पज़ से विदेश यात्रा करना चाहें, तो आप इस मंथ में ज़रूर प्लान करके चल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। शनि का गोचर अभी 9वें भाव में है, जहाँ वो पिता के साथ आपको थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। शनि यहाँ वक्री स्थिति में है, इसलिए आपके किसी भी काम में ये व्यवधान नहीं डालेंगे। शनि का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे रहेगा, जहाँ पर आपको रुका हुआ धन मिलना चाहिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके अलावा ज़्यादातर ऐसा शनि आपके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगा और आपकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने का काम करेगा। यहाँ पर शनि का दृष्टि आपके 3rd हाउस पर रहेगा, जहाँ शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रवृत्ति देंगे। अब शनि उसके बाद आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 6th हाउस को शनि द्वारा एस्पेक्ट किया जाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है डेली लाइफ में या रूटीन को लेके, तो आप उस समस्या को दूर कर सकेंगे। आपके ऊपर कोई लीगल मैटर चल रहा है, आपका किसी से कोई विवाद हो चुका है, उन मामलों में भी शनि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये लगभग हमने पूरे सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है। राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप मिथुन लगन वालों के लिए इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो 1 से 3 तारीख तक, फिर 6 से 8 तारीख तक, उसके बाद 20 और 21, इसके अलावा 26 से 29 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे साबित होंगे। इन दिनों में आप अपना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, जो आपका इजीली नहीं बन पा रहा, जहाँ पे आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा हो। इसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान या डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 9-10 तारीख के आसपास की ये स्थिति है। इस समय आपके ऊपर मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, काम को लेके या अपने ऑफिस वर्क को लेके कोई गलत डिसीजन आपसे हो सकता है। किसी के साथ भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं या किसी के साथ भी कोई विवाद जैसी स्थिति में पड़ते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है।
चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो यहाँ 14 और 15 को ये स्थिति बनेगी आपके 8वें भाव में। चंद्रमा की ये स्थिति की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, मानसिक रूप से आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपका मन थोड़ा-सा स्पेकुलेटिव होगा, थोड़ा-सा लालची होगा, जिस वजह से आपको धन का कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा, यहाँ आपके क्रिएटिव वर्क के लिए चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए नजर आएँगे। 22 और 23 को ये समय आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको कोई लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना हो तो थोड़ा-सा आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया आपके इस मंथ के बारे में, और ये मंथ में आप अपने जो रेगुलर जो ट्रेवल्स हैं या कोई यात्रा करनी है आपको लंबी दूरी की या छोटी दूरी की, उसको लेके थोड़ा ज़्यादा बिजी नज़र आ सकते हैं और एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी इस मंथ को लेकर। तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से अपने लगभग हर काम को समय पर कर सकेंगे।